आज बात करते हैं अमूल की, लेकिन सिर्फ मक्खन या दूध की नहीं, बल्कि उस क्रांतिकारी सोच की, उस सामाजिक आर्थिक मॉडल की, जिसने भारत के लाखों किसानों की किस्मत ही बदल कर रख दी। ये तस्वीरें हम सब ने कहीं ना कहीं देखी होंगी और ये बहुत दुखद होती हैं। किसान अपनी ही मेहनत की फसल, चाहे वो टमाटर हो या दूध, सड़कों पर फेंकने को मजबूर हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो किसान ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें अपनी उपज की कीमत इतनी कम मिलती है, कभी-कभी तो सिर्फ 1 या 2 रुपए प्रति किलो, कि उनकी लागत भी नहीं निकल पाती। अब सोचिए, जब बिचौलिए लागत से भी कम दाम दें, तो अपनी मेहनत को सड़क पर फेंक देना, उसे औने पौने दाम पर बेचने से तो बेहतर ही लगता है ना? और जानते हैं, ये समस्या कोई आज की नहीं है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि 1940 के दशक में गुजरात के डेयरी किसान भी ठीक इसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे। लेकिन उन्होंने इसका एक ऐसा क्रांतिकारी हल निकाला जिसने सब कुछ बदल दिया। और यहीं से हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है, एक सहकारी क्रांति। देखिए, उस वक्त एक ही प्राइवेट कंपनी थी, पॉल्सन, जिसका पूरा एकाधिकार था। वो बेचारे किसानों से बहुत ही कम दाम पर दूध खरीदती थी और सारा का सारा मुनाफा अपनी जेब में रखती थी। तो इस शोषण से तंग आकर ये किसान पहुंचे सरदार पटेल के पास और उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार सलाह दी। उन्होंने कहा, एक हो जाओ, अपना खुद का कोऑपरेटिव बनाओ और इन बिचौलियों को खेल से ही बाहर कर दो। और बस यहीं से सहकारी मॉडल का जादू शुरू होता है। एक ऐसा संगठन जो किसान के लिए और किसान द्वारा चलाया जाता है। मतलब अब मुनाफा किसी निवेशक के पास नहीं जा रहा था, बल्कि सीधा उन किसानों की जेब में जा रहा था जो दूध पैदा कर रहे थे। मालिक भी वही और उत्पादक भी वही। और इस मॉडल को एक बहुत ही शानदार 3 टियर स्ट्रक्चर पर बनाया गया था। देखिए, सबसे निचले लेवल पर हैं ग्राम समितियां, जहां हर किसान सदस्य भी है और मालिक भी। फिर ये सारी समितियां मिलकर जिला संघ की मालिक बनती हैं और सारे जिला संघ मिलकर बनाते हैं राज्य महासंघ। मतलब पावर हमेशा हर लेवल पर किसानों के हाथ में ही रही। तो चलिए अब दूसरे हिस्से में देखते हैं कि ये सहकारी विचार आखिर आज के अमूल मॉडल जैसे इतने बड़े और कामयाब ऑपरेशन में कैसे तब्दील हुआ। अगर आप सिर्फ कागज पर देखें तो अमूल का मॉडल नामुमकिन सा लगता है। ये किसी भी आम बिजनेस के एकदम उल्टा है। देखिए, प्राइवेट कंपनियां कम में खरीदो, ज्यादा में बेचो के सिद्धांत पर चलती हैं। वहीं अमूल का सिद्धांत है, ज्यादा में खरीदो, कम में बेचो। उनका लक्ष्य शेयर होल्डर का नहीं, बल्कि किसान का मुनाफा बढ़ाना है। और नतीजा ये कि ग्राहक जो 1 रुपये खर्च करता है, उसमें से 85 पैसे सीधे किसान तक पहुंचते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई, एक ऐसा मॉडल जो ज्यादा में खरीदता है और कम में बेचता है, वो ना सिर्फ टिका हुआ है, बल्कि मार्केट पर राज कैसे कर रहा है? इसका सीक्रेट क्या है? इसका जवाब छिपा है 2 शब्दों में, स्केल और एफिशिएंसी। जरा अंदाजा लगाइए, हर रोज 36 लाख किसानों से 310 लाख लीटर से भी ज्यादा दूध इकट्ठा करना और उसे प्रोसेस करना, ये एक बहुत बहुत बड़ा ऑपरेशन है। और इस विशाल वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए अमूल एक नहीं, बल्कि 4 अलग-अलग सप्लाई चेन चलाता है। दूध और छाछ जैसे फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग हाईवे, मक्खन पनीर जैसे चिल्ड आइटम्स के लिए एक पूरी कोल्ड चेन, घी और मिल्क पाउडर के लिए एम्बिएंट यानी रूम टेम्परेचर वाली सप्लाई चेन, और आइसक्रीम के लिए एक फ्रोजन चेन। मतलब हर प्रोडक्ट के लिए सबसे सही और सबसे तेज रास्ता। और इस पूरे सिस्टम का असली टेस्ट हुआ 2020 के लॉकडाउन में। जब लॉकडाउन लगा, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, तो बाकी कंपनियों ने दूध खरीदना कम कर दिया। लेकिन अमूल ने क्या किया? उन्होंने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने दूध की खरीद 35 लाख लीटर प्रतिदिन बढ़ा दी। उन्हें पता था कि घरों में खपत बढ़ेगी और उनका यह अंदाजा एकदम सही निकला। इस एक कदम से उन्होंने किसानों और ग्राहकों दोनों का दिल जीत लिया। और अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं, वो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। अमूल ये सब करता है मार्केटिंग पर लगभग ना के बराबर खर्च करके। सोचिए, एचयूएल जैसी कंपनी अपनी कमाई का करीब 10% मार्केटिंग पर लगाती है और अमूल 1% से भी कम। ये कमाल है। तो फिर वो ये करते कैसे हैं? उनकी मार्केटिंग का राज है देश की हर बड़ी छोटी बात का हिस्सा बनना, लगातार, बड़ी चतुराई से और बहुत ही कम खर्च में। जैसा कि अमिताभ बच्चन ने कहा था, ट्विटर के आने से बहुत पहले से अमूल के विज्ञापन ट्रेंड कर रहे थे। वो अमूल गर्ल दशकों से भारत की कहानी का हिस्सा है।
तो हमने देखा कि अमूल ने डेयरी सेक्टर में जो किया वो असाधारण है। अब हमारे सामने तीसरा और आखिरी सवाल है, क्या ये सफल मॉडल देश की एक और भी बड़ी चुनौती को हल कर सकता है? और देखिए, हम घूम फिरकर वापस उसी समस्या पर आ गए हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। किसानों का प्रदर्शन, एमएसपी पर बहस, लेकिन इस बार मुद्दा सिर्फ दूध का नहीं है। ये गेहूं, दाल, सब्जियों यानी देश के लगभग हर किसान की कहानी है। तो इसका हल क्या है? सरकार अब इसी अमूल मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी फसलों के लिए भी दोहराने की कोशिश कर रही है। इसके लिए नई राष्ट्रीय सहकारी संस्थाएं बनाई गई हैं। आइडिया वही है, किसानों को सीधे ग्लोबल मार्केट से जोड़ो ताकि बिचौलियों और सरकारी खरीद पर उनकी निर्भरता कम हो। और सुनिए, ये सिर्फ एक थियरी नहीं है, ये असल में काम कर रहा है। इन नई राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं ने अपने पहले ही साल में 5,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है और इससे किसानों को बेहतर दाम भी मिल रहे हैं। और यहीं पर ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या भारत में खेती का असली भविष्य सरकारी आदेशों या सब्सिडी में नहीं, बल्कि एक बाजार संचालित सहकारी मॉडल में है? क्या किसानों को असली ताकत बाजार की ताकत देकर ही दी जा सकती है?